नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं प्लांट यूटिलिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे प्लांट यूटिलिटीज का पूरा सिलेबस। हम लोग सिलेबस जनरली बिहार पॉलिटेक्निक का हम लेके चल रहे हैं। ऐसे ये मेरा लेक्चर जो है यूपी पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक और अदर रिमेनिंग स्टेट का भी सारा मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। बेसिकली मैं प्रीफर कर रहा हूँ बिहार पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। जनरली ये सब्जेक्ट जो है प्लांट यूटिलिटीज का तीसरा या चौथा सेमेस्टर में आता है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम ये फोर्थ सेमेस्टर में था और अभी ये थर्ड सेमेस्टर में आ गया है। तो सिलेबस की बात करें तो इंडस्ट्रियल वाटर डिफिनीशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज है। हार्ड वाटर हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। मैं थोड़ा लेजर ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सूट करेगा। हार्डनेस, टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस एंड नॉमिकल। इस सिलेबस में पहला चैप्टर में जो इंडस्ट्रियल वाटर हमारा जो चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक मज़ेदार होने वाला है, हार्ड वाटर हार्डनेस का। ठीक है, फिर आता है बॉयलर फीड वाटर, स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। जब किसी बॉयलर में हम लोग वाटर को डालते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। स्केल बन जाता है, स्लज बन जाता है, उसकी वजह से कोरोजन होता है, प्राइमिंग क्यों करना पड़ता है, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। मेन है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में 5 नंबर का पूछा जाता है, वाटर ट्रीटमेंट से एक क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स रहता है। लाइम सोडा प्रोसेस हो गया, आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो गया, जियोलाइट मेथड हो गया। लाइम सोडा प्रोसेस में 2 प्रकार का होता है, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। इसके भी दो टाइप होते हैं, कंटिन्यूस एंड बैच प्रोसेस करके। तो आगे हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो हमारे लेक्चर में आप बने रहिएगा। मेरा लेक्चर, एक लेक्चर जनरली 10 से 15 मिनट का आएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा लेक्चर बना के हम जो है पूरा सिलेबस डाल देंगे अगले 15 से 20 दिन में। ये प्लांट यूटिलिटीज खत्म हो जाएगा मेरा। तो नेक्स्ट आता है स्टीम जनरेटर एंड नॉन स्टीम हीटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में वाटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है। तो मेरे दोस्त, हीटिंग एंड कूलिंग पर्पज से हम लोग जो है वाटर का यूज करते हैं। स्टीम प्रोडक्शन के लिए वाटर का यूज करते हैं। सॉल्वेंट एंड रिएक्शन मीडिया के लिए वाटर का यूज करते हैं। प्रोडक्ट राइजनिंग के लिए वाटर का यूज होता है। डिस्टिलेशन टावर, जो कि अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्री का रिफाइनरी होता है ना, उसका ये खंभा है डिस्टिलेशन, समझे, मेन रीढ़ की हड्डी है ये डिस्टिलेशन। इसमें भी वाटर का यूज किया जाता है, वाटर का अहम योगदान है। तो वाटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक केमिकल इंजीनियर हैं तो वाटर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्ट में भी इसका यूज होता है, वॉशिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल वाटर और इसका यूज क्या क्या है, इंडस्ट्रियल वाटर का डेफिनेशन क्या है और इसका यूजेज क्या है। तो इंडस्ट्री में हम लोग जिसका यूज कूलिंग के लिए करते हैं, स्टीम जनरेशन के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, उसे इंडस्ट्रियल वाटर कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जिसका यूज कूलिंग पर्पस के लिए होता है वो इंडस्ट्रियल वाटर है। स्टीम जनरेट करने के लिए जिसका यूज करते हैं वाटर है। क्लीनिंग के लिए जिसका यूज करते हैं वाटर है। प्रोसेसिंग के लिए करते हैं उसका जिसका यूज वो आपका वाटर है। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है मेरे दोस्त। इसका यूजेज, इंडस्ट्रियल वाटर का यूज हम लोग जनरली कूल करने के लिए करते हैं। तो इंडस्ट्रियल वाटर इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू मेंटेन ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब देखिए, अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम कोई इक्विपमेंट रन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर उसको ठंडा नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ ही टाइम में वो बिखर जाएगा। तो ठंडा करने के लिए तो वाटर का यूज करना पड़ेगा। और हीट ट्रांसफर का सबसे अच्छा मीडियम वाटर ही होता है, समझे। तो वाटर देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे केमिकल इंडस्ट्री के लिए। तो इस पर्पज से भी हमको वाटर के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंड है आपका स्टीम जनरेशन। स्टीम जनरेट करना है तो वाटर के बिना स्टीम जनरेट होगा नहीं। वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम विच पावर टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टेरिलाइजर इक्विपमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी एंड फैसिलिटेड हीटिंग इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड बिल्डिंग्स। क्लीनिंग एंड वॉशिंग में भी वाटर का यूज होता है। बाकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ये लैंग्वेज मैं नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन कुछ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये लैंग्वेज लिख दिया हूँ। प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी वाटर का यूज होता है। डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग में यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। डस्ट सेपरेशन में करते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल में भी वाटर का यूज होता है। ठीक है, पहला लेक्चर है, बोरिंग फील हो सकता है लेकिन आगे मजा आएगा, मैं पहले बता देता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। प्लांट यूटिलिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के अनुसार मैं लेक्चर डालूंगा। बाकी यूपी दिल्ली पॉलिटेक्निक वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस मैच कर रहा है तो अब देखिए, और सिलेबस मैच ही करता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है सब पॉलिटेक्निक का। तो अब आया मजेदार टॉपिक, सोर्स ऑफ वाटर। आखिर ये वाटर आता कहाँ से, कितने प्रकार का वाटर है, कहाँ कहाँ से हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली अर्थ
पे हम बात करेंगे। देखिए वाटर तो आसमान में भी है, बादल में भी वाटर है ना, तो हम बादल वाले वाटर की बात नहीं करेंगे। हम बादल ये अर्थ पे जो वाटर है उसकी बात करेंगे। अर्थ पे जो वाटर है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है सरफेस वाटर, एक होता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर इंक्लूड रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, वाइल अंडरग्राउंड वाटर इज मेनली वेल वाटर एंड स्प्रिंग वाटर। सरफेस वाटर की बात करें तो सरफेस वाटर में आता है रेन वाटर पहला। ठीक है, तो ये वाटर का सबसे प्योर फॉर्म होता है जो नेचुरल प्रोसेस तरीका से हम लोग को मिलता है। कैसे मिलता है सबको पता है, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन वाटर के द्वारा हम लोग को ये मिलता है। पहले पृथ्वी पर से इवोपरेट होता है, फिर छोटा छोटा ड्रॉपलेट मिलके बड़ा ड्रॉपलेट बनता है, फिर वो कंडेंस होके बादल ये वर्षा की तरह वर्षा के रूप में जमीन पे वो पानी फिर से आ जाता है। तो ये जो होता है ना सबसे प्योर फॉर्म है वाटर का। लेकिन जब वो आसमान से जमीन पे आता है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारा गैस होता है, धूलकण रहता है, गैस रहता है, वो अपने अंदर गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया। ये एटमॉस्फेयर में जो रहता है ना, एटमॉस्फेयर से तो होते हुए जमीन पे आता है ना वर्षा का पानी, तो एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2, SO2, NO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कैरी सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स विथ इट। तो रेन वाटर जब आसमान से जमीन पे आता है तो आसमान में उपस्थित, ठीक है, CO2, SO2, NO2 एटमॉस्फेयर में उपस्थित इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और धूलकण भी रहता है वो भी अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा आता है रिवर वाटर। रिवर हो गया, गटर, रिवर बोल लो या गटर बोल लो, वाटर मोस्टली फ्रॉम रेन एंड सम पार्ट फ्रॉम स्प्रिंग वाटर। व्हेन वाटर फ्लो ओवर अर्थ सरफेस इट डिजॉल्व सोलुबल minerals from soil. The greater the contact of soil containing soluble salt, greater will be the amount of dissolved salt in river water. River water thus contains dissolved salt like chloride, magnesium, iron, etc. It carries with suspended soil particles and organic matter derived from डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। अब देखिए जैसे ही वर्षा हो गया तो वर्षा का पानी क्या करता है ना, जमीन के सतह में जो ऊंचा सतह होता है, ऊंचा सतह से नीचे सतह की ओर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो जब जमीन पे वर्षा का पानी बहता है तो जमीन पे जो उपस्थित रहता है ना आपका अर्थ सरफेस पे, जो जो चीज उपस्थित रहता है सब कुछ उसमें मिल जाता है। जैसे अर्थ सरफेस पे आपका क्लोराइड भी रहता है मिट्टी में, मैग्नीशियम, आयरन, सभी चीज, ये सारा चीज क्या होता है ना वाटर में मिल जाता है। और जो भी धूलकण रहता है, सॉलिड पार्टिकल्स रहता है, या प्लांट और जो सारा प्लांट जो रहता है, या एनिमल कोई मर गया है उसका बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, तो वो सबसे मिलते हुए जो है वो पानी कहाँ चला जाता है, गड्ढे में चला जाता है जो रिवर का रूप ले लेता है। तो ओवरऑल सबसे प्योर फॉर्म वाटर का रेन वाटर। उसके बाद देखिए रेन वाटर क्या करता है, अपने अंदर एटमॉस्फेयर से कुछ गैस और कुछ डस्टबिन को अपने अंदर ले लेता है, फिर जमीन पे गिरने के बाद जब जमीन के सतह से वो बहते हुए ये रिवर में जाता है तो वो और गंदा हो जाता है। ठीक है, तो गंदा कहाँ से होता है वो, तो जमीन पे उपस्थित मेटल, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, गैस में क्लोराइड हो गया, ये सारा चीज उस वाटर में मिल जाता है। प्लांट का डिकम्पोजिशन पार्ट उसमें मिल जाता है, कोई जानवर मर गया उसका डिकम्पोजिशन पार्ट उसमें मिल के रिवर में चला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट लेक वाटर। दिस इज द वाटर स्टोर्ड अबव अर्थ सरफेस। इट कंटेन्स लोअर क्वांटिटीज ऑफ डिजॉल्व साल्ट और मिनरल्स देन वेल वाटर। ठीक है, बट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सस्पेंडेड इज क्विट हाई। द लेक में कलेक्ट सम स्प्रिंग वाटर ऑल्सो। लेक वाटर कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज। लेक वाटर का यूज तो हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज से करते ही हैं, इसका कोई वो नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, लेक वाटर का मतलब होता है वो झील, झील का पानी, वो थोड़ा ठीक ठाक होता है और बहुत सारा लोग जो उसको पीते भी हैं। नेक्स्ट आता है सी वाटर। सी वाटर सबसे घटिया और खराब पानी होता है जिसका यूज आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये छोटा छोटा नदी हो गया, इसका जो वाटर होता है ना, ये सारा वाटर कहाँ जाके मिल जाता है, समुद्र में जाके मिल जाता है। अब सारा गंदगी जाके कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। अब देखिए ये वाटर का सबसे ज्यादा इम्प्योर फॉर्म होता है, समझे। रिवर्स थ्रो ऑल द इम्प्योरिटीज कैरिड विथ वाटर इनटू सी। रिवर वाटर में जितना भी गंदगी था ना वो सब उठा पुठा के समुद्र के पानी में फेंक देता है। द कंटिन्यूस इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ सी इंक्रीजेज कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। अब देखिए जैसे आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 1 kg गंदगी डाल दीजिए, ठीक है। अब पानी हाई टेम्परेचर पे गर्म कीजिएगा तो पानी तो उड़ जाएगा ना, लेकिन गंदगी बच जाएगा ना। तो जितना जितना आप जैसे जैसे पानी उड़ते जाएगा वैसे वैसे गंदगी आपको दिखाई देते जाएगा। मतलब पानी उड़ रहा है मतलब गंदगी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। वही होता है सी वाटर में, वहाँ पे इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है पानी का। अब जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
तो लेकिन समुद्र के जो पानी में मान लीजिए 3.5% गंदगी है, तो 3.5% के गंदगी में उसका जो होता है ना 2.5% साल्टे रहता है। 3.5 में 2.5% साल्ट ही कंटेंट करता है, ठीक है, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड है। द सी वाटर डो नॉट बी यूज डायरेक्टली, इसलिए हम लोग सी वाटर का यूज कभी भी डायरेक्टली डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पज से नहीं कर सकते हैं। यूज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट भी हम लोग देखेंगे कि वाटर का यूज करने से पहले किस प्रकार ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या चीज निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम सारा चीज देखेंगे। अब देखिए, अब आता है हम लोग का अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर भी दो प्रकार का होता है, एक वेल वाटर होता है और आपका एक स्प्रिंग वाटर होता है। ये दोनों वाटर हम लोग डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे वर्षा हुआ, वर्षा का पानी जमीन पे आया और वो फ्लो करते हुए एक नदी में जाके गिर गया, ठीक है। अब देखिए, कुछ मिट्टी भी पानी सोखता है ना, तो जो मिट्टी का सोखना, मिट्टी जो पानी को सोख रहा है, इसका मतलब वाटर का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। और मिट्टी तब तक सोखते जाता है, मिट्टी पानी सोखते हुए उसके नीचे अपने नीचे भेजते जाता है, पानी एकदम जमीन के अंदर जा रहा है। वो तब तक अंदर जाएगा जब तक कि उसे कोई हार्ड रॉक, मतलब कोई पत्थर नहीं मिल जाता। जैसे ही पत्थर मिल जाएगा उसका फ्लो बंद हो जाएगा। वो पत्थर क्या करता है, अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रख लेता है। मतलब जो वाटर जमीन के नीचे चला गया, वो जमीन के नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, जमीन से जो है मिट्टी से वो फिल्टर होते हुए नीचे जा रहा है। तो इसका यूज जो है ना हम लोग जनरली डोमेस्टिक के लिए कर लेते हैं। जैसे आपका कुआं का पानी हो गया, इसका यूज आप कर सकते हो। तो अंडरग्राउंड वाटर का यूज आप लोग जो है कर सकते हैं डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है। और इसमें यही आपका अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग वाटर हो गया और वेल वाटर हो गया। और कुछ स्प्रिंग वाटर में जो होता है कोलोइडल सल्फर पाया जाता है, ठीक है। ये था आपका अंडरग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं। इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें भी 4 प्रकार के इम्प्यूरिटीज पाया जाता है, ठीक। कौन कौन इम्प्यूरिटीज है, आपका हो गया सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, कोलोइडल इम्प्यूरिटीज और बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज क्या होता है, तो वाटर में कंटेन द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज सच एज क्ले, मड, एलैग, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑर्गेनिक मैटर इटीसी। दीज रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, दे प्रोड्यूस टर्बुडिटी, कलर एंड ऑर्डर एंड मे कॉजेज डिसीज। अब सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है कि पानी में जो जिसका पार्ट होल्ड करके रहता है, जैसे मिट्टी, क्ले मीन्स होता है मिट्टी, मड मतलब कीचड़, एलैग इंडस्ट्रियल वेस्टेट, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब जो हो गया आपका सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज के अंतर्गत आता है। डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज का मतलब हो गया गैस, हो गया कि पानी में गैस मिला हुआ है, तो हो गया डिजॉल्व इम्प्यूरिटी का टाइप से। मिनरल साल्ट हो गया, वो हो गया आपका डिजॉल्व इम्प्यूरिटी का टाइप, ठीक है। गैस में क्या आता है, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नेचुरल वाटर में सोलूबल होता है। मिनरल साल्ट में क्या क्या हो गया आपका, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ये सब किसका, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। इस सब का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड रहता है डिजॉल्व फॉर्म में वाटर में। व्हेन साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर, जब 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 आराम से सुनिए, जब साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन वाटर, इट इज नोन एज हार्ड वाटर, इसे हार्ड वाटर कहते हैं। सच अ वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड इन बॉयलर। इस वाटर का यूज आप ना ही बॉयलर में कर सकते हैं, ना ही कपड़ा को धोने में कर सकते हैं। कोलोइडल इम्प्यूरिटीज क्या होता है, कोलोइडल इम्प्यूरिटीज ऑफ क्ले, फाइन मड, डिकेड लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर, इंसेक्ट्स एंड फंजाई में बी प्रेजेंट इन वाटर। सच इम्प्यूरिटीज नाइदर सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग नॉर कैन दिस बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। अब कोलोइडल इम्प्यूरिटी ऐसा इम्प्यूरिटी है ना, जिसे आप छांक के भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और ना ही ये सेटल डाउन होगा, ना ही नीचे पेंदी में बैठेगा। इसका कोलोइडल का जो पार्टिकल होता है 10.-4 सेंटीमीटर से 10.-7 सेंटीमीटर के बीच के रेंज का होता है। बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज का मतलब होता है स्लिम ग्रोथ सच एज लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेट इज जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज के अंतर्गत आता है। कीड़ा मकोड़ा, ये सब बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज है। इस प्रकार का इम्प्यूरिटी नेचुरल वाटर में प्रेजेंट होता है, जो ही ट्रांसफर इक्विपमेंट के एफिशिएंसी को भी डैमेज कर सकता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू कोरोजन एंड कॉज ऑर्डर्स ऑफ वाटर विच माइट रिस्ट्रिक्ट इट्स यूजफुलनेस। अब जिस पानी में कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, उसमें वो पानी जंग भी ज़्यादा लगाएगा, बदबू भी देगा, और उसका यूज करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, ठीक है। तो जानवर के साथ साथ आदमी के लिए भी ये सही वाटर नहीं है। ये था आपका
अब ये हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का जो है ना, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ठीक है, आराम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।